अपना जो पिछला सेशन था तत्व यौगिक और मिश्रण वाले चैप्टर से था, अपन ने लगभग 20 सवाल है उस चैप्टर से संबंधित कर लिए थे। और अपन क्या है, जब भी इस चैप्टर वाइज अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, विनीता नमस्ते नमस्ते, तो अपन इस चैप्टर के हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अपने पास में ऐसे होंगे जो पूरे टॉपिक का निचोड़ निकाल के आपके पास आए। ये इसको जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है यहाँ सा। हेलो नमस्ते नमस्ते। तो चलते हैं अपने आज के सेशन की ओर और देखते हैं अपना 21 नंबर क्वेश्चन। आप सबके लिए अपना प्यारा सा क्वेश्चन। अपने जो पुराने चित्र होते हैं उनके नमस्ते नमस्ते। सुभाष फागना नमस्ते। मेरा सर आप क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ा रहे हैं? पुराने चित्रों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक है वो कौन सा है? नाम? अच्छा फिर कमेंट में नाम ही बता दो। हाँ साइंस पढ़ाएंगे बेटा बिल्कुल। हाँ H3O प्लस आंसर। अरे नहीं नहीं बेटा ये आंसर नहीं है। तो देखो अपने पास में जैसे ही अगर कोई पुराना चित्र हुआ, उस पुराने चित्रों पे क्या होता है, ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये क्या होता है? H2O2। अपन बात करें H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। जीके कब पढ़ेंगे? बिल्कुल आगे वाली क्लास में H2O2। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मीना नाम, हाँ नमस्ते नमस्ते। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये हो जाएगा अपने पास में फास्फोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल। और H3O प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में? जो जल होता है वो आयनिक अवस्था के अंदर है वो हो जाएगा। तो यहां पर जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जब भी पुराने चित्रों का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि H2O2 का प्रयोग करके उनको बिल्कुल नया जैसा बनाया जाता है। तो उसमें क्या काम में लेते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 अपन है काम में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, आरपीएससी हो या दिनस बोर्ड हो। फलों को पकाने के अंदर कौन सी गैस है वो काम में ली जाती है? मीथेन गैस काम में ली जाती है, एथेन गैस काम में ली जाती है, एसिटिलीन काम में ली जाती है, या फिर एथिलीन काम में ली जाती है? देखो मीथेन क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। हाँ इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा C2H4। ये तो नाम हो गए बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश और मुकेश निठारवाल के आंसर बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हाँ तो अपने पास में क्या आ जाएगा? एथिलीन है C2H4। C2H4 जो एथिलीन है वो अपने पास में क्या होती है? फलों को पकाने में काम आती है। एसिटिलीन का सूत्र याद रखना। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। एथेन में क्या हो जाएगा? C2H6। और मीथेन में क्या हो जाएगा? CH4। एथिलीन होगा बिल्कुल पीयूष के जरिए, बहुत बेहतरीन आंसर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, उनको एक साथ लिया गया है। अपने को बताना है कि एक तरफ अपने पास में ईंधन गैसें हैं, दूसरी तरफ अपने पास में उनके संगठक है। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा संगठक है वो सुमेलित होगा। रीना का आ रहा है 3214। देखते हैं बिल्कुल।
पहले नाम बताओ गुरुदेव। हाँ, 3214, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। गैस तो सीएनजी है, उसके अंदर प्रारंभिक वाले हैं एथेन और मीथेन, जो प्रारंभिक है वो वाले। अच्छा, याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है, देखो सीएनजी और एलपीजी की तुलना करके देखो। सीएनजी और एलपीजी की तुलना करोगे तो देखो, सीएनजी का सी, एलपीजी का एल, इसमें सी पहले आता है। तो और एथेन और मीथेन पहले आते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन है वो बाद में आते हैं। तो पहले वाला पहले के साथ हो जाएगा, बाद वाला बाद वाले के साथ हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 3। तो देखो, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, और ये वाला गलत हो गया। पहले से ही अपना कौन सा आ गया? ये वाला। अब कोल गैस की अपन जब बात करते हैं तो कोल गैस में क्या पाया जाता है अपने पास में? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। और जल गैस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। ध्यान रखना, अपने पास में 3 प्रकार की गैसें मेनली होती है जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होता है। कौन कौन सी? कोल गैस के साथ अगर हाइड्रोजन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, ध्यान रखना अपने पास में है कोल गैस। कोल गैस में क्या है अपने पास में? CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अपने पास में जल गैस है, उसके अंदर भी अपने पास में CO प्लस H2 है, लेकिन उसमें साथ में क्या है? CH4 मीथेन भी है। और एक आती है अपने पास में उत्पादन गैस, प्रोड्यूसर गैस। वहां पे क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन आता है। तो 3 अपने पास में है, तो तीनों में ध्यान रखना, कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस मीथेन होता है, और उत्पादन गैस जिसको प्रोड्यूसिंग गैस भी बोलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन अपने पास में होता है। कोल गैस को सीन गैस भी कहते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उत्पादन गैस में पीयूष का आंसर आ रहा है N2 होता है, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास में बायोगैस या फिर गोबर गैस होती है, उसके अंदर प्रमुखता से पाए जाने वाला इनमें से कौन सा भाग है या कौन सी गैस है जो प्रमुखता से पाई जाती है? बहुत बेहतरीन, बहुत। कौन सी हो जाएगी? मीथेन CH4। अच्छा, यहां से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर ऐसी कौन सी फसल है, अगर इस फसल की कटाई अपन कर लेते हैं तो उसके बाद में उसमें से मीथेन गैस निकलती है, ऐसी कौन सी फसल है? उस फसल का नाम बताना है। उस फसल से भी मीथेन गैस है वो निकलती है। बहुत, सुशीला बामणिया का आ रहा है, चंद्रेश गुर्जर का बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है। हाँ, कौन सी फसल है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, रीना वर्मा का आ रहा है धान, बिल्कुल। धान या जो चावल जिसको बोला जाता है, चावल की जो फसल होती है उसके बाद में चावल की जो भूसा होता है उससे भी क्या होता है? मीथेन गैस है वो निकलती है। पीयूष, चावल से निकलती है, चावल की भूसी से अपने पास में कौन सी निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और चाहे अपना बायोगैस हो जाए चाहे अपने पास में गोबर गैस हो जाए, दोनों के अंदर मीथेन होता है। अच्छा, अभी मीथेन अपन एक जगह और पढ़ क्या है, मीथेन किस में भी होता है? सीएनजी का मुख्य अवयव भी क्या होता है? मीथेन होता है। तो ध्यान रखना, मीथेन, बायोगैस, गोबर गैस और सीएनजी, बिल्कुल। चावल भी, हाँ, बहुत बेहतरीन। तो अपने यहां चावल गैस, चावल का पूछा जाए, सीएनजी का पूछा जाए, बायोगैस का या गोबर गैस का, सब के अंदर कौन सी मुख्यतः पाई जाती है? मीथेन है वो मुख्यतः उपलब्ध होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आंसर। अब अपने पास में आ जाता है हीलियम का बना हुआ
हीलियम का बना गुब्बारा, अगर हीलियम गैस है, अगर वो एक गुब्बारे के अंदर भर दी जाती है तो फिर वो गुब्बारा है वो हवा में उड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके रीजन अपने पास में क्या दे रखे हैं, वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है। जैसे ही वायु भरी जाती है तो उससे ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारी हो जाता है। ये वो कह रहा है कि हीलियम आपने भर दी तो गुब्बारा भारहीन हो जाएगा, उसमें भार 0 हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। और चौथा कह रहा है कि हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से ज्यादा होता है। कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण अगर अपन एक गुब्बारे में हीलियम गैस भर देते हैं तो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है? बहुत बेहतरीन आंसर, सबके शानदार आंसर आ रहे हैं। इसका क्या हो जाता है, घनत्व वायु के घनत्व से कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, अपन बात करते हैं तो अगर घनत्व, किसी भी चीज का घनत्व कम होगा तो वो कहां रहेगी, ऊपर की ओर। और किसी चीज का अगर घनत्व ज्यादा हो गया, घनत्व अधिक हो गया, तो वो चीजें कहां की ओर रहेगी, नीचे की ओर। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। अब देखो, अपने घरों में अपन क्या लगाते हैं, रोशनदान। क्या लगाते हैं, रोशनदान। अच्छा ये बता दो, रोशनदान ऊपर होते हैं फिर नीचे होते हैं? रोशनदान कमरे में ऊपर की ओर लगे होते हैं। तो पहली बात तो कहां लगेगा, कमरे में ऊपर की ओर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब अपने पास में कमरे के अंदर जो ज्यादा गर्म हवा होगी उसका घनत्व कम हो जाएगा और उसको फिर बाहर निकलने के लिए क्या काम में आता है, रोशनदान काम में आता है। बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो अगर रोशनदान नहीं हुआ तो वो जो कम घनत्व वाली जो गर्म गैस है वो वहीं के वहीं विद्यमान रह जाएगी। और तो इसके लिए फिर रोशनदान है वो कहां बनाए जाते हैं, ऊपर की ओर, ताकि गर्म हवा है वो कहां चली जाए, बाहर की ओर चली जाए। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, हीलियम का घनत्व वायु से कम हो जाएगा। तो जिसका घनत्व कम हो गया वो वायु के अंदर उड़ती रहेगी, जिसका घनत्व कम हुआ वो क्या होगी, नीचे की ओर रहेगी। अब यही देखो, ऑक्सीजन का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अपन जैसे ही ऊंचाई पे चढ़ते हैं ना तो ऑक्सीजन हल्की और घनत्व ज्यादा होता है, तो घनत्व ज्यादा है तो ऑक्सीजन नीचे रहेगी, ऊपर की इस मात्रा में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो जैसे ही अपन पहाड़ पे चढ़ना या ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है, कमी, और उससे अपने को सांस लेने में क्या हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। तो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, अपना सी हो जाएगा। अब अपने पास अगला आंसर है, अखिलेश का आंसर बहुत बढ़िया। लहसुन होता है उसमें एक स्पेशल गंध आती है। जैसे आपने लहसुन छिला होगा, जब भी आप लहसुन छिलते हो तो उसके बाद में आपके हाथों के अंदर है वो एक अलग ही स्मेल आती है। उस गंध का कारण क्या हो सकता है, उसके अंदर ऐसा क्या मिला हुआ होता है कि वो गंध होती है, स्पेशल प्रकार की गंध पाई जाती है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, क्या हो जाएगा, सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, लहसुन में एक स्पेशल प्रकार की गंध है वो पाई जाती है। सभी के आंसर, मुकेश, विनीता, सभी के आंसर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। कृष्णा कश्यप, सुनीत, सुशीला बामनिया, बहुत बेहतरीन आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। सल्फर कारक है, उसके कारण इसमें लहसुन में स्पेशल गंध आती है। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपने शायद आज तक इतना ही सुना होगा कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है। अब उसके ऊपर का क्वेश्चन देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अब तक आपने इतना ही पढ़ा है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस काम में आती है, तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इतना ही पढ़ा है। अब यहां पर अपने पास पूछा गया कि अग्निशमन यंत्र में वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बनती कैसे है? तो उसके पास कोई विलियन होता होगा, उस विलियन से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखो, अच्छा एक चीज तो आप नोट करके चल रहे हो कि सबके अंदर सांद्र मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ये तो सबके अंदर कॉमन दे रखा है। अब दूसरे अपन बात करते हैं H2SO4,
अगर इसके साथ में NaHCO3 या Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, अगर इन दोनों में से कोई भी यौगिक अगर मैं मिलाता हूं तो इसके बाद में क्या होता है, CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस है वो निकलती है। तो अपने पास में अगर देखो यहां पर केवल सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट हो या फिर सोडियम कार्बोनेट हो, दोनों का प्रयोग किया जाता है। चाहे NaCO3 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो तब तो वो वाला सही हो जाएगा, Na2CO3 दे रखा है तब वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और वहां से गैस कौन सी निकलेगी, CO2 गैस। तो उसके अंदर होगा क्या, H2SO4, उसके साथ NaCO3 या Na2CO3। इन दोनों को जैसे ही अपन क्या करते हैं, उसके पिस्टन को दबाते हैं, अग्निशामक यंत्र का जो पिस्टन होता है उसको दबाते हैं अपन, जोर की हथौड़ी से मारते हैं, तो क्या होता है, इन दोनों के अंदर रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया के बाद में कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, जो आग बुझाने का कार्य करती है। तो याद रह जाएगा अपने पास में क्या क्या हो सकता है, सांदर H2SO4 हो सकता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट शामिल हो सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में उत्पादक गैस या प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। अभी अपन ने पढ़ा था CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कौन सी होगी, N2 होगी। ध्यान रख लेना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, जल गैस होगी, कोल गैस होगी, प्रोड्यूसर गैस होगी, तीनों के अंदर कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहां पर उत्पादक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ए वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन पाया जाता है तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगी, कोल गैस हो जाएगी, और साथ में अगर मीथेन जुड़ गया तो जल गैस अपने पास में बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, पथरी का मुख्य अवयव कौन सा होता है। अगर जब भी अपने को पथरी हो जाती है तो उसके अंदर अपन देखते हैं तो मुख्य अवयव कौन सा होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्या पाई जाती है अपने पास में, पथरी है उसका मुख्य अवयव होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सभी के लगभग DK, विनीता, रीना सबके आंसर है बी आ रहे हैं, क्लियर, सबके आंसर भी आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट, वो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेनली अपन क्या मानते हैं कि जो अक्रिय गैस समूह है वो अक्रिय गैस समूह यौगिक नहीं बनाते। अक्रिय गैस समूह वाले जितने भी हैं वो यौगिक नहीं बनाते, लेकिन उसके बाद भी एक अक्रिय गैस ऐसी होती है जो अत्यधिक मात्रा में यौगिक बनाती है। तो वो कौन सी गैस होगी, बिल्कुल अखिलेश का कैल्शियम ऑक्जेलेट आंसर बिल्कुल सही है। 30वें क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कौन सी गैस है वो यौगिक बनाती है, क्योंकि दे क्या रखा है, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस के होता क्या है, सामान्यतः यौगिक नहीं बनाती है, यौगिक नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी अपने पास में गैस है जो यौगिक के निर्माण का कार्य करती है, और वो कौन सी है, वो गैस है जिनोन गैस। कौन सी गैस है, जिनोन गैस अपने पास में है। जो जिनोन गैस होती है वो फ्लोरीन के साथ में यौगिक बनाती है। तो ध्यान रखना
इनमें अक्रिय गैसों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में, वैसे तो बोतली यौगिक बनाती नहीं है, लेकिन यौगिक बनाने के लिए योगदान है, वो कौन सी गैस देती है? जिनोन गैस है वो योगदान देती है। और किसके साथ बनाती है? तो मेनली फ्लोरीन के साथ में, क्या करती है? यौगिक निर्माण करती है। बिल्कुल विजेश बाजा सर की अगली अगली क्लास होगी। माया चौधरी राम राम भाई, राम राम माया जी, राम राम। अब देखो अगला है, भोपाल गैस रिसाव में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ? बहुत ही फेवरेट सवाल रहा है और बहुत लंबे समय तक ये सवाल पूछा गया। भोपाल गैस रिसाव में कौन सी जहरीली गैस है उसका स्राव हो गया था और इसके कारण व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी? बिल्कुल पीयूष आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बी कमेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट है इसके कारण। अच्छा, अब जब ये मिथाइल आइसोसाइनेट के सवाल कई बार पूछे जा चुके, तो क्या इसके सूत्र पे भी अपन बात कर सकते हैं क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सूत्र क्या हो सकता है? देखो CH3NC किस रूप में लिखते हैं? साइनाइड भी, बिल्कुल साइनाइड भी इसी को। CH3NC क्या नाम आ जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का? CH3NC। और वैसे अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाए, C2H3N भी लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? C2H3N भी लिखा जाता है। सबके आंसर लगभग लगभग क्या आ रहे हैं? आंसर बी आ रहा है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा रीना, CH3NC बहुत बेहतरीन आंसर। अगला, वैसे अपन जब आवर्त सारणी की अपन बात कर रहे थे, तो आवर्त सारणी के अंदर अधिकांश तत्व होते हैं, वो तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अकेले नहीं पाए जाते। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या है? कि वो अपने अयस्कों के साथ पाए जाते हैं और उन अयस्कों से उसका निष्कर्षण करना पड़ता है, उनको परिष्कृत किया जाता है, तब जाके वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर अपने को मिलते हैं। सामान्यतः वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं मिलते, लेकिन जब उनको परिष्कृत किया जाता है तब मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व भी है जो सामान्यतः संयुक्त अवस्था में भी होता है और स्वतंत्र अवस्था दोनों के अंदर पाया जाता है। तो वो तत्व कौन सा हो जाएगा? सल्फर। कौन सा हो जाएगा? सल्फर। सल्फर है, ये ध्यान रखना, संयुक्त व स्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था, दोनों अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना सल्फर वाला है, वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस है उसका नाम, हंसाने वाली गैस है उसका नाम क्या है? हंसाने वाली गैस है उसका नाम क्या है? विनीता सोना चांदी सल्फर स्वतंत्र है, बिल्कुल। तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड की जब भी अपन बात करते हैं या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NO2। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? N2O। और पेंटा ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? N2O5। ये अपने पास में हो जाएंगे। इनमें से कौन सा ऐसी गैस है जो हंसाने के अंदर काम आती है? हाँ बिल्कुल, देखा होगा हेरा फेरी मूवी के अंदर, गोदाम के अंदर एक गैस रिलीज हो जाती है और सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। तो वो गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो सीधा सा सवाल आपको पूछा जाए, पहली बात तो N2O है, इसका नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। और क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है।
कौन सी गैस कहा जाता है? लाफिंग या हास्य गैस, बिल्कुल हास्य गैस भी कहा जाता है। ये लो, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर है, हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन कि अपना जो हेलोजन लैंप होता है, हेलोजन लैंप है उसके अंदर उसका जो तंतु होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? जो अपना हेलोजन लैंप है उसका जो तंतु होता है वो किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है? अब ध्यान से सुन लेना, यहां से लैंप से संबंधित अपन बहुत चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बल्ब की। तो बल्ब का जो तंतु होता है वो तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? डब्लू, उसको वुल्फ्रम कहा जाता है। अच्छा, जब भी अपन बात करते हैं सोडियम लैंप, तो सोडियम लैंप के साथ में इसके तंतु की जब भी अपन बात करते हैं तो इसमें होता क्या है? टंगस्टन के साथ में सोडियम की भी मात्रा होती है। लेकिन अगर अपने पास में हेलोजन लैंप की अगर बात करते हैं, हेलोजन लैंप की अगर अपन बात करते हैं तो इसके तंतु में अपन देखें तो होता क्या है? टंगस्टन होता है और उसके साथ में हेलोजन, जितने भी हेलोजन है उनके पाए जाने की संभावना होती है। लेकिन वास्तव में क्या है? मेनली दो ही काम में आती है। कौन कौन सी? आयोडीन और ब्रोमीन। कौन कौन सी काम में आती है? आयोडीन काम में आती है या फिर ब्रोमीन काम में आती है। अब ध्यान से सुन लेना, अगर आयोडीन दे रखा है तब तो वरीयता इसको देनी है। अगर टंगस्टन के साथ में आयोडीन दे रखा है तब तो वरीयता आयोडीन वाले को देनी है। और अगर टंगस्टन के साथ में आयोडीन नहीं दे रखा है तब टंगस्टन के साथ में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्योंकि हेलोजनों के अंदर इन आयोडीन और ब्रोमीन दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांशतः प्रयोग किसका किया जाता है? आयोडीन का ही प्रयोग किया जाता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? टंगस्टन और आयोडीन है, इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, अगर आयोडीन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तब अपन किसको मान के चलेंगे? टंगस्टन प्लस ब्रोमीन को मान के चलेंगे। अन्यथा कौन सा काम में आएगा? आयोडीन वाला। अगर अपने को वरीयता देनी है तो वरीयता इसको देंगे, और अगर ये नहीं हो तब अपने पास में कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन वाला हो जाएगा। टंगस्टन और सोडियम किस में होता है? तो ये तो अपने पास में सोडियम लैंप में होता है। और सामान्यतः अगर बल्ब ही पूछा जाए तो उसके अंदर तो ओनली वो क्या होता है? टंगस्टन होता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आयोडीन है तब आयोडीन को करना है, और अगर आयोडीन नहीं है तो ब्रोमीन। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये चीज क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपन अगर खाद्यान्न है उनको सुरक्षित रखना है तो उनके लिए क्या काम में लेते हैं? जैसे देखा होगा, अगर किसान अपनी फसल उगाता है, फसल के बाद में उनसे अनाज प्राप्त करता है तो उन अनाजों को या खाद्यान्न जो भी है उनको एक जगह पर सुरक्षित रखा जाता है, और सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर कुछ रसायनों का प्रयोग वो करते हैं। तो इनमें से कौन सा है? बिल्कुल रीना का आंसर आ गया अभी तक, सोडियम बेंजोएट। बहुत बेहतरीन आंसर, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। तरुण का भी आंसर आ गया बी, बहुत बढ़िया। बहुत इसी ढंग से लगे रहोगे, बहुत होता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 क्या बोला जाता है? लाल दवा। क्या कहा जाता है? लाल दवा। अद्भुत बालक जय बजरंगबली, बहुत। कौशल कुमार बी, जय बजरंगबली।
तो देखो KMnO4 को क्या कहा जाता है, लाल दवा कहा जाता है। मेनली क्या होता है कि अगर पानी की मात्रा कम है ना, तब तो अपन क्या करते हैं, फिटकरी का प्रयोग लेते हैं शुद्धिकरण के। जैसे मान लो अपने पास में एक छोटा सा हौद है, उसके अंदर पानी है, उस पानी को अपन शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसके अंदर फिटकरी डाल के उसको शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कुआं है, अगर उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर अपन लाल दवा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, जब वो कुएं वगैरह इनके पानी को, क्योंकि काफी दिनों से कुआं खुला पड़ा रहता है, तो उसके अंदर है अपन किसका प्रयोग करते हैं, लाल दवा का, और पानी के शुद्धिकरण में काम आती है। अच्छा, दूसरी बात आपने पहले देखे होंगे, पहले जो किसान टॉर्च आती थी, किसान टॉर्च के अंदर पहले एक रेड कलर का एक पानी सा भरा जाता था पीछे की ओर, वो क्या होता था, लाल दवा होती थी। क्या होती थी, लाल दवा के रूप। तो लाल दवा है, ये क्या आती है, जल के शुद्धिकरण में भी काम आती है। अच्छा, अपन बात करते हैं सोडियम बेंजोएट की, तो क्या हो जाएगा, C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बोरेक्स, सुहागा या मनका इसको बोला जाता है। मेनली अपने पास में बोरेक्स का प्रयोग अपन कीटनाशक के रूप में भी अपन करते हैं। तो बोरेक्स या मनका का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7, और क्रिस्टलन जल कितना होता है, 10H2। क्रिस्टलन का जल कितना हो जाएगा, 10H2। तो बोरेक्स या सुहागा मन का Na2B4O7 10H2 हो जाएगा, और सोडियम बेंजोएट हो जाएगा C6H5COONA, और जो पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहा जाता है, क्या हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा। हो गया। अच्छा, KMnO4 अपन ने कहीं काम में लिया है क्या, अपन ने रसायन विज्ञान में, जब अपन 11वीं कक्षा की बात करते, जब भी अपन प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में अपन किसके रूप में काम में लेते हैं, सूचक के रूप में। किसके रूप में काम में लेते हैं, सूचक के रूप में, प्रैक्टिकल में। बिल्कुल बिल्कुल, रीना का आंसर आ गया, प्रैक्टिकल। जब भी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें अपन सूचक के रूप में किसका काम में लेते हैं, KMnO4 है, वो प्रयुक्त करते हैं। सूचक के रूप में और कौन कौन से थे, अपन ने पढ़ा था कृत्रिम सूचक, कौन कौन से थे, फिनोप्थलीन अपन ने पढ़ा था, मेथिल ऑरेंज अपन ने पढ़ा था, और स्वाद में क्या होता है, KMnO4 होता है, वो अपन प्रैक्टिकल में काम में लेते हैं। तो यहां पर सुरक्षित रखने के लिए कौन सा काम में आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट है, वो अपने पास में काम में आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी काम में आती है, ऐसी कौन सी गैस है जो इनको संतृप्त अवस्था में बदलने में काम आती है। रीना का आंसर आ रहा है H2, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत बढ़िया। कौशल का आंसर आ रहा है, सर हम तो आर्ट्स वाले। टेंशन की है जरूरत नहीं, जब तक अपन यहाँ पर अवेलेबल हैं, जब हम अपना खुद का सिलेक्शन दिलवा चुके हैं, तो आप आर्ट्स वाले हो चाहे साइंस वाले हो, आपका सिलेक्शन, आप मेहनत के साथ जुड़ते रहिए, अपने सेशन के साथ जुड़ते रहिए, इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आर्ट्स और साइंस वाले से फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, पहली बात, अपन जब भी बात करते हैं वनस्पति तेल की, तो ध्यान रखना, वनस्पति तेल होता है ना, वो क्या होता है, असंतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है। किस प्रकार की वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है। और इसके साथ में अपन क्या मिलाते हैं, H2 मिलाते हैं, और निकल या प्लेटिनम उत्प्रेरक, ये क्या है, उत्प्रेरक। और यहां से अपने पास में क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। और वनस्पति जो घी होता है, वो क्या होता है,
संतृप्त वसा होता है। क्या होता है? संतृप्त वसा होता है। तो सीधा सा भी अगर पूछा जाए ना कि असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में चेंज करने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, तब भी कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल है वो असंतृप्त वसा है, जबकि वनस्पति घी है क्या है? संतृप्त वसा है। तो अब देखो, अब इसके अंदर एक चीज और अपन ने पढ़ा है, जब अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की, तो वहां पर दो प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। संतृप्त और असंतृप्त कौन से होते हैं? तो अगर अपन बात करें यहां से, तो ये क्या होता है? द्विबंध, या कौन से हो सकते हैं? त्रिबंध वाले, जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर पाया जाता है वो तो कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं। और जिनके अंदर एकल बंध पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है, वो कैसे होते हैं? संतृप्त वाले होते हैं। तो जब भी अपन बात करते हैं, जैसे अगर अपन बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अपन किस में चेंज करें? CH3 के अंदर। एकल बंध वाले में असंतृप्त को संतृप्त में चेंज कर रहे हैं, तो प्लेटिनम या फिर निकल तो क्या आ जाएगा? उत्प्रेरक के रूप में काम आ जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है वो काम में आ जाएगा। तो याद ध्यान रखना, चाहे असंतृप्त वसा हो या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो, असंतृप्त चीजों को संतृप्त अवस्था के अंदर बदलने के लिए प्लेटिनम और निकल का तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, और गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। तो अपना राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया सलाई या जो मैच बॉक्स होता है उसके अंदर किस प्रकार का फास्फोरस प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रयुक्त होता है, या श्वेत फास्फोरस प्रयुक्त होता है, या फिर लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है, या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रयुक्त होता है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो दिया सलाई के अंदर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आने, रीना का आंसर आ रहा है रेड सल्फेट, रेड फास्फोरस। बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत बालक का भी लाल आ रहा है, बहुत बढ़िया। मुकेश शर्मा का भी लाल आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्लास में आप एक्टिव रूप से, पूर्ण रूप से, विनीता का भी आ रहा है, बड़े भैया। देखो इतना प्रॉमिस मैं आज आपके सामने इस क्लास से कर रहा हूं कि अगर इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिया, एक बार समझ लिया, तो आपके जो पांचों के पांचों क्वेश्चन है वो एकदम राइट होंगे। किसी प्रकार की उनमें कोई संकोच नहीं है, अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ोगे। केवल एक बार इन क्वेश्चनों की जो अपन व्याख्या कर रहे हैं उन व्याख्या को समझना और क्वेश्चनों को समझना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होते जाएंगे। तो देखो कौन सा प्रयुक्त होता है? रेड फास्फोरस। कौन सा काम में आता है? लाल फास्फोरस है वो अपने दिया सलाई या मैच बॉक्स होती है उसके अंदर काम में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है, किस गैस में सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध युक्त गैस निकलती है? ऐसी कौन सी गैस होती है जिसको अगर किसी पात्र में वो भरी हुई गैस है और अगर उसको खोल दिया जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगा? उसमें सड़े हुए अंडे जैसी प्रयुक्त होगी। रीना का आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो होता क्या है, वास्तव में सड़े हुए अंडे जैसी गंध क्या है कि अपन बात करते हैं अंडे की, तो अंडे के अंदर अपने पास में अपन ने जब भी अपन देखेंगे तो अपने को अंडे से क्या मिलता है? प्रोटीन प्लस वसा मिलती है। अंडे से क्या मिलता है अपने को? प्रोटीन प्लस वसा मिलती है।
तो जब क्या होता है कि अंडे की जो प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन परत होती है, अगर ये परत नष्ट हो जाए, परत है प्रोटीन वाली परत नष्ट हो जाए, तो अंडे के अंदर क्या आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, या फिर अंडा क्या हो जाता है, सड़ जाता है। अंडा क्या होता है, सड़ जाता है। कब सड़ जाता है अंडा, जब जो प्रोटीन की लेयर होती है वो लेयर अगर नष्ट हो जाए तो अंडे के अंदर बदबू आने लग जाती है, अंडा सड़ जाता है। तो उस अवस्था के जैसी जो सड़न या बदबू उस प्रोटीन लेयर के खत्म होने के बाद में आती है, वैसी की वैसी बदबू किस गैस के अंदर आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसके अंदर वो बदबू अपने को मिलती। ध्यान रखना, लाफिंग गैस N2O, और सड़े हुए अंडे जैसी गैस किसमें आ रही है, H2S के अंदर आ रही है। कोल गैस हो गई, जल गैस हो गई, या फिर उत्पादन गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। याद रह जाएगी सारी चीजें। तो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबके लगभग सबके सही आंसर आ रहे हैं। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब तत्व यौगिक और मिश्रण वाला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, तो एक चीज अपन ये पढ़ के चलते हैं कि मिश्र धातु से वहां से सवाल जरूर बनता है। तो अपन यही कोशिश करेंगे कि मिश्र धातु से हैं वो सवाल बनते अपने पास में बिल्कुल रहे। तो देखो, अपन 4 प्रकार की मिश्र धातुओं को अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले अपने पास में कौन सी है, पीतल। कौन सी है, पीतल। तो पीतल से अपन इसको कैसे याद रख सकते हैं, पिताजी से। किससे याद रख सकते हैं, पिताजी से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं, पिताजी से याद रख सकते हैं। पी से क्या हो जाएगा, पीतल। ता से क्या हो जाएगा, तांबा। और जी से क्या हो जाएगा, जिंक। तो इस ऑप्शन में तांबा और जिंक कहीं नजर आ रहा है कि, बिल्कुल ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक। तो ये तो पीतल के साथ में तो ऑप्शन 3 वाला है वो 7 के अंदर सही हो जाएगा। दूसरा, कांसा की बात अपन करते हैं, तो कांसे के अंदर क्या पाया जाता है, जब कॉपर के साथ में जिंक है तब तो पीतल है, और कॉपर के साथ टिन है तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। तो कॉपर के साथ में क्या पाया जाता है, टिन या फिर Sn जब पाया जाता है तब अपने पास में क्या हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। अब इसके बाद में स्टेनलेस स्टील, ध्यान रखना स्टेनलेस स्टील और सामान्य स्टील दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कैसे, अपन स्टेनलेस स्टील की बात करें तो क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, क्रोमीन पाया जाता है और निकल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर ध्यान रखना, फेरस, क्रोमीन और निकल। ध्यान रखना क्रोमियम होता है, इसको यहां देख लेना, क्योंकि यहां जब अपन स्टील पढ़ेंगे तब यहां पर अपन अलग चीज पढ़ेंगे। वो अलग चीज अपने पास में क्या हो जाएगी, जब स्टील पढ़ेंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे, फेरस प्लस कार्बन पढ़ेंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करना, कई बार अपन जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। जब भी अपन पढ़ेंगे ना स्टेनलेस स्टील में पढ़ेंगे तो फेरस, क्रोमियम और निकल पढ़ेंगे, लेकिन केवल स्टील में फेरस के साथ में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है जो सेकंड वाला है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जर्मन सिल्वर है तो जर्मन से याद क्या रह जाएगा, जिंक याद रह जाएगा। तो जर्मन सिल्वर में क्या हो जाएगा, जिंक, निकल और कॉपर है वो अपने पास में आ जाएगा। स्पेशल BSTC वाले बिल्कुल दे सकते हैं, पर स्पेशल वालों के लिए पोस्ट अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से। विशेष शिक्षा के पद नहीं है, तो जब विशेष शिक्षा के पद नहीं है तो सामान्य शिक्षा में उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो अब अपने पास में देखो, पहले के साथ में कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला आ रहा है। पहले के साथ में सी आ रहा है, तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो गलती हो गए। पहले के साथ में सी, दूसरे के साथ में फर्स्ट यहां तक आ रहा है, तीसरे के साथ में 2 आ रहा है, और चौथे के साथ में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा।
हाँ, तो ध्यान रखना अपन मेनली क्या कार्य करेंगे, लगभग अपन 7 से 8 मिश्र धातुओं की अपन बात करके चलेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो अपना मिश्र धातुओं का गलत नहीं। लेकिन एक सवाल मैं यह पूछना मैं ये चाहूंगा कि जो अपनी मिश्र धातु होती है, पहली बात तो ये मिश्रण तो होती है, तो ये समांगी होती है या फिर विषमांगी होती है। जो अपनी मिश्र धातुएं होती है वो किस प्रकार का, पहली बात तो इतना ध्यान रखना, मिश्र धातुएं होती है वो मिश्रण होती है, और समांगी मिश्रण होती है या फिर विषमांगी मिश्रण होती है। मिश्र धातुएं कल भी अपन पढ़ के आए हैं। कल अपन ने एक प्रश्न के अंदर चर्चा की थी, याद हो तो आपको, अपन ने समांगी माध्यम के उदाहरण पढ़े थे। ध्यान रखना, कल अपन ने पढ़ा था, एक अपन ने पढ़ा था वायु का पढ़ा था। वायु में अपन ने क्या बोला था कि जितनी भी गैसें होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती है, इसलिए वायु कैसा है, समांगी है। कैसा है, समांगी। साथ में अपन ने पढ़ा था आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर पढ़ा था। आयोडीन टिंचर में अपन ने क्या पढ़ा था, आयोडीन के साथ में एल्कोहल होता है और वो फिक्स निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए आयोडीन टिंचर है वो भी कैसा है, समांगी है। साथ में अपन ने पढ़ा था मिश्र धातु, और ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे और वहां पर उपरोक्त सभी आंसर था अपने पास। तो विषमांगी नहीं होगा, पर विषमांगी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी अपन बात करेंगे तो अपने पास में पहले तो मिलने वाले जो चीजें होगी उनके बारे में अपने को पता रहेगा कि कौन कौन से तत्व है, कौन कौन सी चीजें वो अपन मिला रहे हैं, कौन कौन सी धातुओं का अपन मिश्रण कर रहे हैं। दूसरा अपने को ये भी पता होगा कि उनका अनुपात किस रूप में होगा। अनुपात पता रहता है मिश्र धातुओं में, इसलिए वो कैसी होती है, समांगी मिश्रण होता है। ध्यान रखना, प्रजापति कमल सिंह विषमांगी नहीं होती। विषमांगी नहीं होने का कारण क्या है, इसके अंदर जितने धातुएं मिलती है वो एक निश्चित अनुपात में मिलती है। जैसे वायु के अंदर जो गैसें एक निश्चित अनुपात में मिली होती है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, जो भी धातु होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती है, और निश्चित अनुपात होने के कारण कैसा हो जाएगा, समांगी मिश्रण। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपना है राइट आंसर कैसा हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, गुन्नू नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन ये भी अपने पास में किससे रिलेटेड है, मिश्र धातुओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इनमें भी अपने पास में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। देखो 4 अपन ने पहले प्रश्न में कर लिए, 4 मिश्र धातुओं का एक साथ इसमें है। आप ये देखोगे आपने प्रश्न चाहे मिश्र धातुओं के 2 किए हो, लेकिन इन दोनों प्रश्नों में अपन ने 8 प्रकार के, सर क्या नींबू पानी नहीं, नींबू पानी विषमांगी नहीं होगा। सर इन क्या यौगिक कह सकते हैं क्या, देखो जब यौगिक की बात करें ना तो आप एक इतना समझ के सको कि जब भी यौगिक होगा ना तो पूरा एक साथ अणु बनेगा। अपन इनको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे अपन जब भी बात करते हैं, एक बार आप जब भी बात करोगे ना, जैसे अपन ने एक अपन बात करते हैं फिटकरी की, अपन बात करते हैं फिटकरी में अपन क्या लिखते हैं, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइज और 24H2। जब अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो सारी चीजों को एक साथ लिखे चल रहे हैं, अब ये यौगिक है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें अपन जब भी रूप में लिखते हैं तो कॉपर के साथ में अगर कोई चीज प्रयुक्त हो रही है तो अपन इस रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर इन दोनों को अलग से मिलाया जाता है।
इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो इसमें अपन चलते हैं, तो कृत्रिम सोना, अच्छा इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोल्ड गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोल्ड गोल्ड। बहुत आंसर आने ही लग गए सबके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोल्ड गोल्ड होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम और कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम और कॉपर पाया जाता है रोल्ड गोल्ड। गुन्नू का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो नाइक्रोम, नाइक्रोम का सबसे बेस्ट है। नाइक्रोम में सीधा याद रखो, देखो नाइक्रोम आ रहा है तो सबसे पहले अक्षर के अकॉर्डिंग NI आ गया, उसके बाद में सरला चौधरी राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। करो तो क्या आ गया, क्रोमियम आ गया। और एम में से क्या आ गया, मैग्नीज आ गया, Mn आ गया। और साथ में कौन सा पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। तो इससे तो नाइक्रोम वाले का तो अपने को इसके नाम से ही याद रह जाएगा। नाइक्रोम में क्या आ जाएगा, NiCr और Mn तो नाम से याद रह जाएगा, साथ में कौन सा याद रखना है, फेरस है वो याद रखना है। तो देखो अब स्टील की अपन ने बात करी तो स्टील में देखा था, स्टील में क्या है, फेरस प्लस कार्बन है। लेकिन स्टेनसिल स्टील अगर जब भी होगा तब उसके अंदर क्या पाया जाएगा, अपने पास में फेरस के साथ में क्रोमियम पाया जाएगा। और फेरस के साथ में क्रोमियम है तो स्टेनलेस स्टील, और फेरस के साथ में कार्बन है तो कौन सा हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। टाका वाला ये प्रश्न अपन कल भी पढ़ चुके थे। सोल्डर होता है जो वेल्डिंग करने के काम में आता है, तो वेल्डिंग करने के लिए अपन काम में क्या लेते हैं, लेड और टिन का प्रयोग करते हैं। अपन ने एक पॉइंट और पढ़ा था कि जब लेड और टिन का मिश्रण बनता है तो सोल्डर बनता है, और इसका जो गलनांक होता है वो गलनांक क्या होता है, कम पाया जाता है। गलनांक क्या होता है, कम पाया जाता है। तो उसके कारण इसका वेल्डिंग में अपन प्रयोग करते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, पहले में 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर तो क्या हो जाएंगे अपने पास, वैसे ही गलत हो जाएंगे। फिर दूसरे में क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तीसरे में अपने पास में फोर्थ आ रहा है, और फोर्थ के अंदर अपने पास में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। सर नाइक्रोम और स्टेनलेस स्टील एक ही नहीं है। देखो अगर अपन बात करें तो इनकी जो तापक्रम है ना, एक तो अगर अपन नाइक्रोम और स्टेनलेस स्टील की बात करें तो नाइक्रोम को थोड़े से कम ताप तक लिया जाता है, और अगर ज्यादा परिष्कृत किया जाए ना तो उससे स्टेनलेस स्टील बन जाती है। प्रोसेस वही है दोनों की। सर क्या रोल्ड गोल्ड में गोल्ड बिल्कुल नहीं था, तभी तो चीज है, तभी तो आज इसका चलन ज्यादा चलता है। आपने देखा होगा शादियों के अंदर होता क्या है, कृत्रिम सोना पहनने का चलन ज्यादा चल रहा है। तो अगर उसमें गोल्ड होगा तो फिर गोल्ड की ही पहन लेंगे। तो ध्यान रखना, जो रोल्ड गोल्ड जो आजकल ज्यादा दिखाने वाले जो सोना पहनते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर पाया जाता है, इसलिए तो क्या होता है, सस्ता होता है। तो पहले तो ये बताओ कि अपनी जो क्लास रही है आपकी तत्व यौगिक और मिश्रण वाली, ये क्वेश्चन कैसे रहे यार। कल और आज दोनों क्लासों को मिला के अपन ने 40 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार के रही, बिल्कुल बिल्कुल नकली सोना कहते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, अपने जो ये 40 क्वेश्चन किए हैं तत्व यौगिक और मिश्रण वाले चैप्टर से, ये 40 क्वेश्चन कैसे रहे आपके साथ। इन 40 क्वेश्चन के तहत अपन ने तत्व यौगिक और मिश्रण को, बढ़िया रही क्लास। अनिल अनिल बसेरा भावी अध्यापक, अनिल आप साइंस की क्लास में बहुत कम दिखते हैं। बिल्कुल क्लास, आज की क्लास इतनी रहेगी। अब कल के न्यूज क्या रहेगी, कल के लिए न्यूज अपनी ये रहेगी कि जो अपनी क्लास आगे की क्लास अपने पास में रहेगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे। देखो मेनली अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने इसके साथ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ लिए। तो अपने पास में टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे, बिल्कुल टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अपन ने लवण, अम्ल, लवण और क्षार वाला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में तत्व यौगिक और मिश्रण, उसके साथ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का छोटा सा टॉपिक था। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर अपन ने समझ लिया। अब इसके बाद में केमिस्ट्री के अपने 3 ही टॉपिक है। अब अपने पास में चलेगा फिजिक्स वाला टॉपिक।
तो कल अपनी जो क्लास रहेगी वो फिजिक्स वाले टॉपिक की रहेगी, और फिजिक्स वाला टॉपिक अपना पहला कौन सा दे रखा है, मोशन या गति वाला चैप्टर दे रखा है। तो जो कल 5 बजे की अपनी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, गति वाली क्लास रहेगी। सर मैं हिंदी से अच्छा सर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपके कल का टॉपिक रहेगा गति, मोशन। कल का टॉपिक रहेगा गति।